मेरे प्यार प्रच्छद, आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाला है। और आज के इस सेशन में हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण सूक्ष्म जीव, बायोलॉजी का वो प्रश्न आप लोग को लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को 30 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट से लिया गया, इसमें चुनिंदे प्रश्न लिया गया है। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो का जो वॉच टाइम होता है ना, इनको आप लोग ना 100 जरूर पार करिएगा। वॉच टाइम मतलब आप लोग का जो देखा हुआ चीज़ रहता है वॉच टाइम के 100 पार करना है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हम बायोलॉजी का 1 नंबर देख लेते हैं। अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है? कि अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है? एक का देख लेना है और एक का हो जाएगा सवाल। क्या हो जाएगा? सवाल। प्रश्न कहता है कि अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है? सवाल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 2 का। बैक्टीरिया की खोज किसने की है? याद रखेंगे बैक्टीरिया की खोज किसने की है। 2 का देख लेना है। बैक्टीरिया की खोज हो जाएगा ल्यू वेन हुक ने। याद रखेंगे ये प्रश्न पूछेगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की है? ल्यू वेन हुक ने। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ल्यू वेन हुक ने। चलिए अगला का बात करेंगे हम 3 का। डफ। प्रश्न क्या कहता है? डफ। डफ सना हुआ आटा है। डफ सना हुआ आटा है। इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है? मतलब डफ सना हुआ आटा है, इनमें से किसके कारण मुलायम और हल्का होता है? तो चलिए हम देख लेते हैं किसके कारण मुलायम और हल्का होता है। 3 का सभी छात्र देखना है। और 3 को हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ना सना हुआ आटा डफ यानी कि मुलायम और हल्का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हल्का और मुलायम होता है सना हुआ आटा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला का बात करेंगे हम 4 का। द्रव। क्या कह रहे हैं? द्रव तरल पदार्थ है। सभी छात्र को पता होगा कि द्रव एक तरल पदार्थ है। मतलब जैसे पानी, घी, पानी हुआ, घी हुआ, तेल हुआ, ये तरल पदार्थ है, इसे हम द्रव कहते हैं। 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म करने की एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि तरल पदार्थ द्रव को 70-80 सेंटीग्रेड पर गर्म करने एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब 70-80 सेंटीग्राम पर गर्म करते हैं और इसके ठंडा की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 4 को हो जाएगा पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पाश्चराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी पाश्चराइजेशन। चलिए अगला देखते हैं हम क्या कह रहा है 5 का। कि दही एवं पनीर योट एवं चीज उत्पाद है। क्या कह रहा है कि दही एवं पनीर योट एवं चीज उत्पाद है। याद रखें सभी छात्र की दही एवं पनीर योट चीज उत्पाद है। 5 का देख लेना है। और 5 को जगह क्विनन के। क्या होगा? क्विनन के। क्विनन जो है ना दही एवं पनीर योट एवं चीज का उत्पाद होता है क्विनन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का। कि घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशय नदियों झील में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है? क्या कह रहा है कि घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशय नदियों झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है? इनमें से किसमें वृद्धि होती है? याद रखेंगे इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों, यानी कि OBD OCD। तो प्रश्न कहता है कि घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशयों नदियों झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है? ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ए एवं बी दोनों। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का। इडली डोसा। याद रखेंगे ये एक खाने की चीज़ है। इडली डोसा के आटे में कौन सी सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होती है? याद रखेंगे इडली डोसा जो होता है चाइनीज खाना होता है, तो इडली डोसा के आटे में कौन सी सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? याद रखेंगे। और 7 का हो जाएगा ईस्ट क्या है? ये एक जीवाणु है। ईस्ट क्या है? यह एक जीवाणु है। कि इडली डोसा के आटे में कौन से सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? वो होता है ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ईस्ट। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। 8 का देखेंगे पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। 8 का हो जाएगा पी नोटम। क्या होगा? पी नोटम। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पी नोटम। चलिए अगला देखते हैं 9 का। नामांकित में से कौन जैव उर्वरक है? नामांकित में से कौन जैव उर्वरक है? 9 का देख लेना। और 9 का होगा इनमें से सभी, मतलब माइक्रोजा क्रिया एजोबैक्टर, सभी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। प्रश्न क्या कहता है कि नामांकित में से कौन जैव उर्वरक है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 का। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे कि ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है। 10 का देख लेंगे और 10 का होगा बेकरस ईस्ट। क्या होगा? बेकरस ईस्ट जो है ना ब्रेड बनाने में उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 11 का। SCP प्राप्त किया जाता है, SCP प्राप्त किया जाता है, याद रखें कि SCP प्राप्त किया जाता है। 11 का हो जाएगा 11 का इनमें से सभी, मतलब क्लोरेला स्पिरुलिना सेरेडेसमस, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे कि SCP प्राप्त किया जाता है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का। ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? क्या करा है कि ब्रेड बनाने में क्या उपयोग होता है, याद रखिए सभी छात्र। ब्रेड बनाने में क्या उपयोग होता है? ब्रेड बनाने में जो है ना बेकर ईस्ट, मतलब बेकर ईस्ट जो है ना ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे बेकर ईस्ट। चलिए अगला देखेंगे 13 का कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है, कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है, याद रखें सभी छात्र। ये पूछेगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है। 13 का लगाना है और 13 का हो जाएगा सोवाल। क्या होगा? सोवाल, याद रखें सभी छात्र, ऑप्शन नंबर बी सोवाल। चलिए 14 का। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु का उपयोग होता है? 14 का याद रखेंगे लिक्टोबेसिलस। क्या होगा? लिक्टोबेसिलस। दूध से हम दही अगर बनाते हैं उसे कौन सा जीवाणु का उपयोग होता है? लिक्टोबेसिलस, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे लिक्टोबेसिलस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 15 का। सबसे प्रचलित जीवाणु, मतलब 14 का जो था कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु होता है? लिक्टोबेसिलस, ये प्रश्न पूछेगा। और 15 का देखते हैं कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन है। 15 का देख लेना है, ये भी पूछेगा कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन है, 15 का देख लेना है। और 15 का हो जाएगा आपका राइजोबियम। क्या होगा? राइजोबियम। प्रश्न कहता है कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन सा है, वो हो जाएगा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला 16 का कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। क्या कह रहा है कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है, याद रखे सभी छात्र। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है, 16 का देख लेना है। और 16 को होगा मेथेनोजेन। क्या होगा? मेथेनोजोन, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे मेथेनोजोन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं 17 का कि कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक क्या है। क्या कह रहा है कि कोका, मतलब कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक क्या है। सभी छात्र याद रखिए कि कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक क्या है। 17 का हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी लगाना है। क्या हो जाएगा? कैफीन। क्या हो जाएगा? कैफीन, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे कैफीन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का। अफीम व हीरोइन। क्या कह रहा है? ये पूछेगा कि अफीम, याद सर्दी इतना हो गया, क्या बताए कि अफीम व हीरोइन इनमें से किससे प्राप्त होता है। याद रखें सभी छात्र, प्रश्न का आंसर लगाए। चलिए अगला देख लेते हैं 18 का। 18 में क्या कर रहा है कि अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है। 18 का भी पूछ सकता है कि अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है। 18 का लगाना है और 18 का हो जाएगा आपका सी, कैनाबिस। क्या होगा? कैनाबिस, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, कैनाबिस। चलिए अगला का देख लेते हैं मनुष्य। 19 नंबर में कि मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर क्या होता है, मतलब किसके कारण मनुष्य में सबसे ज्यादा कैंसर होता है। तो याद रखेंगे कि किसके कारण मनुष्य में सबसे ज्यादा कैंसर होता है। 19 का हो जाएगा कार सिनेमा। क्या होगा? कार सिनेमा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे कार सिनेमा। चलिए दे सकते, कोनो बात नहीं, दे सकते हैं। चलिए 20 का देख लेते हैं। प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? 20 का देख लेंगे कि प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है। प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है। प्लाज्मा कोशिका, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे प्लाज्मा कोशिका। चलिए अगला देख लेंगे हम
21 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। याद रखें कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, ये भी प्रश्न पूछेगा। रानीखेत, रानीखेत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथ, ये एक बीमारी है, इसका नाम है रानीखेत और ये बीमारी मुर्गियों में होती है। याद रखेंगे, ये भी पूछेगा कि रानीखेत जो है ना कौन सी बीमारी में होता है, मतलब रानीखेत बीमारी किस में, मनुष्य में होता है या जानवर में होता है या क्या चीज में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मुर्गियों में होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 22 का। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। याद रखेंगे ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। 22 का हो जाएगा कैंसर, कैंसर का अध्ययन हो जाएगा ऑन्कोलॉजी, मतलब ऑन्कोलॉजी के कारण जो है कैंसर होता है इंसान में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ये भी प्रश्न पूछेगा। चलिए 23 का। मिट्टी में उपजाऊ बनाने में सहायता क्या होता है, मिट्टी में उपजाऊ बनाने में क्या सहायता होता है, 23 का देखेंगे। और 23 का हो जाएगा जैविक खाद, क्या होगा 23 का, जैविक खाद। मिट्टी में उपजाऊ के लिए क्या सहायता होता है, जैविक खाद। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, जैविक खाद। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 24 का कि जलीय फर्न जो जैव रसायन, जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है। क्या होता है, क्या कह रहा है कि जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहतर अच्छा उदाहरण है। क्या कह रहा है 24 का, याद रखेंगे कि जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है। 24 का देख लेंगे। और 24 का एलोजा, क्या होगा, एलोजा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, एलोजा। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम 25 का कि कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है, कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है, कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है। सभी छात्र याद रखेंगे 25 का। और 25 का हो जाएगा आपका कीट हार्मोन एनालॉग, कीट हार्मोन एनालॉग। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, कीट हार्मोन एनालॉग। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेंगे मेरे प्यारे छात्र 26 का कि निम्नलिखित में कौन सा अवनिक नाइट्रोजन पोषण के रूप में उपयुक्त होता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अवनिक नाइट्रोजन पोषण के रूप में उपयुक्त होता है। 26 का देख लेना है। और 26 का लगाना है कि राइजोबियम, क्या होगा, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, राइजोबियम। चलिए 27 में देखते हैं एस्टेरॉयड्स निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है। क्या कह रहा है कि एस्टेरॉयड्स निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा होता है। 27 का देखेंगे। और 27 का आंसर होगा राइजोपस एस्ट्रोलोनिफर, क्या होगा, राइजोपस एस्ट्रोलोनिफर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 का। गोबर गैस का एक प्रमुख घटक क्या है। याद रखेंगे कि गोबर गैस का एक प्रमुख घटक क्या है। 28 का लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में मीथेन, मीथेन के कारण जो है ना गोबर गैस होता है। क्या होता है, गोबर गैस मीथेन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए 29 में कि निम्नलिखित में कौन सा बेयरिस्ट है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा एक बेयरिस्ट है। 29 का हो जाएगा एस्कर्बिसेस, क्या होगा, एस्कर्बिसेस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एस्कर्बिसेस। ऑप्शन नंबर ए कि निम्नलिखित में कौन सा बेयरिस्ट है, एस्कर्बिसेस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट और आखिरी देखते हैं 30 का कि इष्ट निम्नलिखित में से किसका मुख्य स्रोत है। इष्ट निम्नलिखित में से किसका मुख्य स्रोत है, सभी छात्र देखिएगा। और इसका आंसर होगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर भी लगाएंगे, राइबोफ्लेविन। चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए मेरे प्यारे छात्र। और आप सभी छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा मेरे प्यारे छात्र। और वॉच टाइम इसका जरूर बढ़ाइए मेरे प्यारे छात्र, तभी हम आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाएंगे और चुनिंदे प्रश्न लाएंगे जो आप सभी बच्चों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% गारंटी है इस क्या कहते हैं आरती शर्मा एएस क्लासेस +2 का, जो कि आप लोग को इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरे प्यारे छात्र। जो भी छात्र को मेरे चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।